नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं आईटी कानून ढांचा जो बना हुआ है उसके बारे में, क्योंकि साइबर क्राइम्स के अंदर जो सजा दी जाती है वो इन्हीं धाराओं के द्वारा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय जो आईटी अधिनियम है, ठीक है, कौन सा? भारतीय आईटी अधिनियम, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय इंडियन आईटी के लिए जो कानून ढांचा है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि वो पूछ लेता है निम्न में से भारत में आईटी के लिए कानून ढांचे में आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो आपको पहले बात ध्यान रखनी है, भारतीय आईटी अधिनियम सन 2000 में बनाया गया था। इसको हम बोलते हैं इंडियन आईटी एक्ट सन 2000। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, इस कानून का जो अधिनियम था, इसमें क्या था? यह भारत में साइबर अपराधों को और इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित जो प्राथमिक कानून है वो बनाए गए थे। अब इसके अंदर कौन कौन से कानून बनाए गए थे वो अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको धाराएं दिख रही होगी। तो धारा कौन सी है? धारा 47 है। धारा 47 नहीं, 43। धारा 43 में क्या दे रखा है? धारा 43 में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख हैं उनके साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो उसमें अगर आप दोषी पाए जाओगे तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? धारा 43 लगेगी। और उसके बाद धारा 45 आती है, धारा 65 आती है। धारा 65, धारा 65। अगर आप कंप्यूटर के कोड के साथ या उसके सोर्स के साथ छेड़छाड़ करते हो और पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? धारा 65, धारा 65। अगर आप धारा अगर आप हैकिंग और कंप्यूटर से संबंधित कोई अपराध करते हो, कंप्यूटर को हैक करते हो, तो आपके ऊपर जो धारा लगी वो धारा कौन सी लगी? 66। आई बात समझ में? और फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर आप कोई अश्लील जानकारी, नंगू पंगू फोटो शेयर करते हो किसी के साथ और किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी, तो आपको धारा 67 के अंदर क्या ले लिया जाएगा? अंदर ले लिया जाएगा। आई बात समझ में? हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, धारा 43 में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। धारा 65 के अंदर क्या है? कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करना। देखो, कंप्यूटर के कोड के साथ छेड़छाड़ या उसके सोर्स के साथ छेड़छाड़ करना और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना दोनों अलग है। तो धारा 43 में तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और धारा 65 में क्या है? धारा 65 में कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करना। धारा 66 में क्या है? हैकिंग, हैक कर लेना किसी कंप्यूटर। और धारा 67 में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी अश्लील जानकारी छाप देना, जैसे कि इंस्टाग्राम पे शेयर कर देते हैं ना। अब अपन बात करते हैं, दो धाराएं और हैं जिस जो किस में आती है? भारतीय दंड संहिता में आती है, इंडियन पिनल कोड में। धारा 406, 406 ये विश्वासघात व अपराध के अंदर आती है। और धारा 420 जो है वह धोखाधड़ी और साइबर और बोगस वेबसाइट धोखाधड़ी के अंदर ये आपको ध्यान रखना है, ये धाराएं आती हैं। धारा 420, 420 ही लिखला, ऐसे बोलते हैं ना, 400 धोखाधड़ी कर दी उसने। आई बात समझ में? और धारा 406 जो है वो विश्वासघात में लाकर अपराध करना। ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं किसके बारे में? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। ठीक है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध क्या बनाता है? प्रति बनाता है। ठीक है। और बनाना और फिर उसके साथ उसे वह बेचता है, तो ये क्या है? दंडनीय है। आई बात समझ में? किसमें है? ये दंडनीय है। उसके बाद आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। अब इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति व अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में ये उपचार करता है। कौन सा? भारतीय संविधान अधिनियम। ठीक है। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें से भी एक या दो क्वेश्चन फंस जाते हैं अमूमन। सुरक्षित ब्राउजिंग क्या होता है? सुरक्षित ब्राउजिंग का मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि भाई जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट रहे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटीवायरस होना चाहिए, फिशिंग हमलों से बचना चाहिए। फिशिंग हमले क्या होते हैं? जिसमें आपको फंसाया जाता है मछली की तरह, यानी आपको
निवाला दिया जाता है, उसमें आपको फंसाया जाता है। ठीक है, आपसे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स मांग लिए जाते हैं और आप दे भी देते हो। पासवर्ड का पुनः प्रयोग न करें। अब आपको कम से कम एक पासवर्ड जो है पासवर्ड जो है उसमें 8 तो वर्ण हो, जिसमें ए से लेकर जेड तक बड़े अल्फाबेट, ए से जेड लेके छोटा अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये और 0 से लेकर 9 तक क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। एड्रेस बार में HTTPS देखें, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, गोपनीयता नीति पढ़नी होती है, अपने वित्तीय लेन देन पे निगरानी रखें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी चीज, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आप सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग ना करें। आई बात समझ में? अपने ब्राउजर के पॉपअप ब्लॉगर को आप क्या रखें, हमेशा चालू रखें, बंद नहीं रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, मेलिंग शिष्टाचार के बारे में। मेलिंग शिष्टाचार का मतलब क्या होता है? किसी को क्या लिखते हैं, संदेश लिखते हैं, तो संदेश लिखने के टाइम पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये बताना है इसमें। तो यहाँ पर हम संदेश जो लिखते हैं वो हम ऑफलाइन थोड़ी लिखेंगे, ऑनलाइन लिखेंगे। तो ऑनलाइन लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं ईमेल। अच्छा, आउटलुक भी इसी ईमेल भेजने के लिए, आउट आउटलुक। ठीक है, आउटलुक किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ईमेल जो लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम स्वयं का परिचय दें, सब्जेक्ट लाइन को जांचें, टू के अंदर सी के अंतर को समझे। ठीक है, सी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। अच्छा, संदेशों को संक्षिप्त में रखें। ठीक है, एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा ना करें, है ना। उसके बाद अपनी टोन का ध्यान रखें, क्योंकि आप लिख रहे हो, लिखते टाइम आपकी टोन का कोई पता नहीं लगता। ऐसे में आपसे बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं किस तरह से बोल रहा हूं, परंतु हम संदेश में कोई किसी को कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हमारी फीलिंग्स नहीं जाती हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे तो हम क्या कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे तो हम इमोजी भेजते हैं साथ में, तो पता लग जाता है कि हाँ अभी हंस रहा है, अभी ये मायूस है या सैड है। अच्छा, यहाँ पर आपको 5 नंबर पे, एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करनी है। ठीक है ना। उसके बाद अपनी टोन का ध्यान रखना है, जी हजूरी लगाकर बात करनी है, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग नहीं करना है, हाई प्रायोरिटी फ्लैग का अधिक प्रयोग नहीं करना है, सब कुछ बड़े अक्षरों में नहीं लिखना है। उसके बाद मेल भेजते समय पहले मेल की प्रामाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए। अपनी कंपनी के ईमेल से किसी को निजी ईमेल ना करें, क्योंकि आपकी कंपनी का ईमेल आपका निजी ईमेल नहीं होता है। अपने ईमेल में जब किसी को आप ईमेल लिखते हो ना, तो उसमें क्या करें, साइन जरूर करें, क्योंकि जिससे क्या है, ईमेल प्रमाणित हो जाता है कि हाँ ये उसी व्यक्ति का है। स्पेल चेकर का प्रयोग करें, जिससे आपकी स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, आई बात समझ में? दोस्तों, ये हमारा फास्ट रिवीजन का सेकंड वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चे जो आपके ही साथ के हैं, जो RSAT की तैयारी कर रहे हैं और RSAT के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो डायरेक्ट आपके एग्जाम में बहुत आपकी सहायता करेगी और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कोई नया कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आई बात समझ में? अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, जिससे उनका भी क्या हो, थोड़ा फायदा हो। धन्यवाद।